हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 26। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना बड़े ही स्पेशल है, बड़े ही खास है, बड़े ही कमाल के टीचर हैं। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं या फिर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं भाई साहब, तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपने इनके वीडियोस ना देखे हो। मैं मान ही नहीं सकता कि इनके वीडियोस के थ्रू आपकी मदद हो गई हो, ये ना हुई हो, सॉरी ना हुई हो, ये मैं नहीं मान सकता भाई, क्योंकि मैं भी एज एक प्रोग्रामर हूं, कोडर हूं, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखता हूं। मैंने इनके वीडियोस बहुत देखे और मेरी बहुत मदद हुई है। एक नाम का जिक्र मैं यहां पे करना चाहूंगा, माय सर जी। इस शब्द का क्या अर्थ निकलता है, क्या भाव निकलते हैं? माय सर जी, जब हम किसी को कहते हैं कि सर जी, इसका मतलब क्या कि उस व्यक्ति के हमारे दिल में एक विशेष जगह है, एक खास जगह है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, साथ ही साथ एक फ्रेंडली अप्रोच बना रहा है भैया, जिसे हम कहते हैं माय सर जी। यही नाम का जो सेम मीनिंग है, सेम काम है भैया, यूट्यूब चैनल माय सर जी पे भी डिलीवर हो रहा है, जिसका जो रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। 7.5 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार हो चुका है भाई साहब। अब दोस्तों मैं बिना किसी देरी के स्वागत करना चाहूंगा फाउंडर एंड क्रिएटर ऑफ माय सर जी, स्वयं सर जी यहां पे उपस्थित है। सौरभ सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू श्रीधर, थैंक यू वेरी मच। और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, इसकी मुझे खुशी है। और सबसे पहली बात तो ये कि मैं एक ऐसे चैनल पे आ रहा हूँ जो हिंदी में कंटेंट डिलीवर करते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो वाकई में हिंदी में एक अच्छी टीचिंग डिलीवर करते हैं। तो कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो, और आपके ऑडियंस को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज मुझे यहाँ सुन रहे हैं। जी जी, धन्यवाद सर, सबसे पहले आपके शब्दों के लिए। और यहां पे मैं कुछ अभी जो है सवाल आपसे पूछने वाला हूं, आई होप आप रेडी हैं। मैं तो यहां पे रेडी हूं। यहां पे मैं एक तरीके से स्टूडेंट की तरह बैठ गया हूं आज आपसे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। और दोस्तों आप भी तैयार हो जाइए, बहुत सारी चीजें आज सर जी के माध्यम से हमें सीखने को मिलने वाली। तो सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं हर एक जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे यही पूछता हूं कि आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए कि आप कहां से हैं, अभी कहां पे है, आपके काम के बारे में, आपके स्कूलिंग, एजुकेशन, कॉलेज के बारे में थोड़ी बहुत ब्रीफ में जानकारी। तो श्रीधर जी, ऐसा है कि मैं भोपाल को बिलोंग करता हूँ। मैं भोपाल में ही सारी एजुकेशन मैंने करी है, और अभी भी मैं भोपाल में ही हूँ। मतलब मेरा कर्म भूमि भी यही है, सब कुछ, फैमिली भी यही है, सब कुछ यहीं पर है। और स्कूलिंग मेरी बहुत एवरेज हुई है। बहुत बड़े स्कूल्स में मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ, और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो एक नॉर्मल स्कूल से मैंने अपनी एजुकेशन ली है। उसके बाद फिर मैंने बीएससी किया है। बीएससी भी बहुत नॉर्मल कॉलेज से किया है। और लकीली मेरे को कोई अच्छे टीचर मिले जिनकी वजह से मुझे कुछ गाइडेंस मिला, और गाइडेंस के चलते फिर मैंने एनआईटी भोपाल से एमसीए की डिग्री हासिल करी है। 2006 में मैंने एमसीए की डिग्री कंप्लीट करी है। और टीचिंग फील्ड में मैं उसी समय से था, यानी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब से मैं टीचिंग फील्ड में था। तो तब से लेके अभी तक मैं टीचिंग में ही रहा। लेकिन ये ना श्रीधर जी, सेकंड पार्ट है स्टोरी का, जिसमें आप अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं कि माय सर जी चैनल है, और मुझे कई चीजों का शौक है, मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है। ये सब सब पॉजिटिव 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 बातें लगती है। लेकिन जब आप एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी पे जाना चाहते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि नहीं यार, स्टोरी वैसी ही है जैसी सबकी है, जैसे हम सबकी स्टोरी होती है। लाइक हमारे हमारी लाइफ में एक शर्मा जी होते हैं। आई डोंट नो, मतलब हर एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ना उससे कनेक्ट कर सकता है कि ये अंकल हमारे घर आते थे, और घर आके हमारे मतलब पापा यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, वो अंकल बैठे हुए हैं, अंकल और पापा आराम से बात कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बात कर रहे हैं। अचानक से अंकल को पता नहीं क्या सूझता, वो बोलते हैं कि यार बेटा तुम क्या कर रहे हो। और ये इतना चुभने वाला सवाल होता है एक स्टेज पे, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आप जिंदगी के साथ कुछ बहुत अच्छा कर नहीं रहे हो। आपकी अभी पढ़ाई चल रही है, और पढ़ाई में आपने कोई तीर नहीं मारे हैं। तो वहां पर वो आपसे सवाल करते हैं। मैंने कहा कि मैं बीएससी कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि अच्छा बीएससी कर रहे हो, बी क्यों नहीं कर रहे, बीटेक क्यों नहीं कर रहे। उनका ये सवाल, मतलब ये अपने आप में एक और बम गिराने जैसा था। और फिर मेरे जवाब का उन्होंने इंतजार भी नहीं किया, और मुझे भी नहीं मालूम था मैं क्या जवाब दूं। लेकिन उनका जो जवाब था, उन्होंने जो कंटिन्यूशन में मेरे पापा से बोला कि मेरी जो एक लड़की है वो फलाने आईआईटी से पढ़ी हुई है, और उसका अभी यूएसए में जॉब लग चुका है, और मेरा जो छोटा लड़का है वो भी अभी आईआईटी से पढ़ाई कर रहा है, और इसके बाद वो ये प्लान कर रहा है, वो प्लान कर रहा है, इसकी इतनी की सैलरी हो गई। अब वो तो बता के निकल लिए, अब मैं और पापा बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए मेरे साथ क्या हो रहा होगा। मैं अगर थोड़ा सा लेट उठ गया तो उस पर डांट पड़ रही है, अगर टीवी देख रहा हूं तो उस पर डांट पड़ रही है। क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये जो शर्मा जी हमारी जिंदगी में होते हैं,
ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, और ये मेरी लाइफ में थे। मुझे नहीं मालूम था उस स्टेज पे क्या करना है, और एक गाइडेंस की कमी होती है। श्रीधर जी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि हम लोग अगर यूट्यूब के माध्यम से आज की यूथ को गाइड कर पा रहे हैं, ये हमारे समय में नहीं था। मतलब मैं जिस एरा का हूं, उस एरा में ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो ये जो शर्मा जी जैसे लोग थे, ये इतना ज्यादा आप पे इम्पैक्ट डालते थे। या तो कुछ लोग नेगेटिव साइड चल जाते हैं, या कुछ लोग पॉजिटिव साइड चल जाते हैं। तो लकीली ऐसा रहा कि उसके बाद मेरे को शरद सर मिले, जो मेरे टीचर हैं। मैं उनको आज भी याद करना चाहता हूँ, और उनके गाइडेंस की वजह से मैं एक सही लाइन पर आ पाया। जी। शरद सर, आपको प्रणाम सबसे पहली बात तो, क्योंकि आपके जो शिष्य हैं सौरभ सर, इन्होंने इतने बच्चों की जिंदगी बदली है, इतने प्रोग्रामर्स यहाँ पे जनरेट किए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत लोगों की यहाँ पे मदद हुई है। और साथ ही साथ जो शर्मा जी की अभी आपने बात की, वो तो सभी की जिंदगी में होते हैं, वो तो मैं एग्री करूंगा। और फिलहाल आजकल शर्मा जी क्या कर रहे हैं आपके शर्मा जी हाँ, मतलब शर्मा जी का वो प्रक्रिया चालू है। वो अब किसी और का भविष्य बनाने के लिए उसके घर पे गए हुए हैं, तो वो तो सतत चलता रहेगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मैं सोच रहा था अभी आपसे ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता होगा, या फिर अगर वो अच्छे सेंस में आपसे वो बात कर रहे थे पहले, तो नाउ ही वुड बी फीलिंग प्राउड कि यार इस बंदे को मैंने ऐसे बोला, और ये तो अलग ही लेवल पे आज खेल रहा है ये बंदा। जो सौरभ माय सरजी जो है ये अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। यार, ये बड़ी अजीब बात होती है, लेकिन शायद प्रैक्टिकल बात भी है कि जब आप कुछ नहीं होते हो, या दुनिया की नजर में आप सक्सेसफुल नहीं हो, तो आपको सब लोग सलाह देते हैं। जो खुद की जिंदगी में जिसने कुछ नहीं किया, वो भी आपको सलाह देके चला जाता है, और आपको उस सलाह से चिढ़ होती है। लेकिन बाद में जब आप कुछ अचीव कर लेते हो, तब वही लोग आपसे सलाह मांगने आते हैं, और उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अब आपको कुछ बोलने समझाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये एक लेसन है, किसी को आप बोल के कन्विंस मत करो। आप अपने काम को इतना लाउड कर दो कि सामने वाला खुद कन्विंस हो जाए, और वो आपके लिए पॉजिटिव हो ही जाएगा, चाहे पहले कैसा भी रहा। नहीं, सही बात है सर, ये एकदम सही बात आपने कही है। ये प्रकृति का नियम ही है, ये समाज ही ऐसा है, समाज का नियम ही ऐसा है कि देखो, आपको जो वो समाज का हाथ है ना, वो पढ़ना है। शुरुआत में आपके गाल पे पड़ता है, और अगर आप कुछ सक्सेसफुल हो गए, अचीव हो गए, तो वो हाथ आपके पीठ पे थपथपाता है। तो वो हाथ तो पढ़ना है, बट आपको इस प्रक्रिया के थ्रू गुजरना भी है। और ये मैं चीजें बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूं। जैसे मैंने पहले भी कुछ पॉडकास्ट में बताया था कि जब मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो बहुत सारे मेरी जो कलीग थे, मेरी जो फ्रेंड्स थे, वो बोलते भाई नहीं चलेगा यार, एजुकेशन चैनल कहाँ चलता है, नहीं चलता भाई। ऐसे थोड़ी ना तू वीडियो डाल देगा फिर वो लोग देखेंगे और फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। छोड़ दे ये सारी चीजें, एक जॉब वगैरह देख बढ़िया तरीके से, और जो एक नॉर्मल होता है वैसा कर। अच्छा, मैंने नहीं सुना एंड आई एम हेयर, और मैं आपसे आज वार्तालाप कर पा रहा हूं, ये मौका मुझे आज मिल पा रहा है। तो सर, आपने एक इंट्रोडक्शन के तौर पे तो आपने बताया, और टीचिंग का आपने जिक्र किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि लाइक हाउ द आइडिया ऑफ टीचिंग केम इनटू योर लाइफ। कैसे आपको आपने आपको किसी ने कुछ कहा, आपको कैसे रियलाइज हुआ, ये मैं जानना चाहता हूं। यार, कई कारण है, लेकिन सबसे मेन चीज है कि आपकी लाइफ में किस तरीके के इवेंट्स होते हैं जिससे कि आपकी आपकी करंट लाइफ डिफाइन हो पाती है। तो पास्ट में ये हुआ कि जब मैं शायद 9th-10th में था, और हमारे यहाँ फाइनेंशियली हम लोग काफी पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, तो मेरे को कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, और मेरे पास एक साइकिल भी नहीं थी। उस स्टेज की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, मेरे साथ वाले जो मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके पास अच्छी साइकिल है, किसी के पास बाइक भी है। और एक होता है ना कि यार, मन करने लगता है। फिर सब आपके सामने, आपके आसपास की सराउंडिंग ही कुछ ऐसी होती है कि आपको लगता है कि यार, ये सब चीजें मेरे पास भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा क्या करूं। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। मैं जब 10th में था तो मैं 9th क्लास को पढ़ाता था, मैं 11th में था तो 10th क्लास तक पढ़ाता था। तो वो ट्यूशंस पढ़ाने से ना, 100 रुपए, 200 रुपए ऐसे महीने का मिलता था। तो वो मेरी पॉकेट मनी हो गई। तो पहले तो वो खुद से पैसा कमाने का एक सेंस वहां से डेवलप हुआ, और उसके बाद से मैंने घर से पैसा लेना बंद कर दिया। फिर मुझे लगता था कि यार, मैं ही खर्चा करूं, कुछ भी हो जाए मैं ही खर्चा करूं। मैंने अपने लिए गाड़ी भी सबसे पहले अपने पैसों से ली। छोटी छोटी चीजें, मतलब ऐसा नहीं सेकंड हैंड स्कूटर ले रहा हूं, लेकिन वो अपने पैसों से लिया। तो वहां से मुझे ऐसा लगा टीचिंग एक कमाई का भी जरिया है। और मुझे पता नहीं था कि इसका दूसरा साइड इफेक्ट भी है जो पॉजिटिव है, कि आपने वो चीजें दोबारा पढ़ी जो आप स्कूल टाइम पे पढ़ते थे। तो अब 6, 7, 8, 9th का मैथ्स वो दोबारा देखा। अच्छा, उससे आपका नॉलेज बना।
फिर क्या होता है, जब आप पढ़ाते हो तो आप सामने वाले को समझाते हो कि बेटा तुम्हें अच्छा करियर बनाना है, आप उसको मोटिवेट करते हो, तो वो बात उस तक पहुंचे ना पहुंचे, वो आपके कानों तक जरूर पहुंचती। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन दे रही थी चीजें। और फिर मेरे को कई लोगों ने ये चीज बोली कि तुम समझाते अच्छा हो। तो मुझे ये चीज दिमाग में एक आ गई कि यार हाँ, शायद मेरा समझाना पसंद आता है। और मेरा हमेशा से मानना है कि देखो यार श्रीधर, कि आप 100 काम कर सकते थे, आप जॉब भी कर सकते थे, ये भी, लेकिन कोई एक काम है जो आप सबसे बेहतरीन कर सकते, जो आपका बेहतरीन। मैं नहीं कह रहा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं जो दूसरे 10 काम कर सकता था, उसमें सबसे अच्छा काम मैं पढ़ाने का कर सकता हूँ। तो ये मुझे एक सेंस आ गया था। तो जब मेरी जॉब भी लगी, इनफैक्ट एक्सेंचर में जब इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने पूछा कि आपका लाइफ का एम क्या है। मैं आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, लेकिन मैंने बोल दिया कि मुझे टीचिंग पसंद है। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, क्या पता ये रिजेक्ट ना कर दे मेरे को। लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैंने सोचा कि यार नहीं यार, मेरा पहला प्यार जो है वो टीचिंग के लिए, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में भी पढ़ते पढ़ते भी मैं पढ़ाता था, और स्टेज पे जाके पढ़ाता था, 200-200 बच्चे बैठे होते थे, उनको पढ़ाता था। तो ये चीजें एक होती चली गई। और फिर मुझे पढ़ाने में इतना मजा आ गया कि मुझे लगा कि दिस इज माय हॉबी। मतलब मैंने इसको कंसिडर कर लिया कि ये मेरी हॉबी है, ये कोई मतलब मुझे बोझ नहीं लग रहा, इसमें मुझे मजा आ रहा है। तो बस करियर चालू हो गया इससे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक्चुअली समस्या होती है सर जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा या बताना भी चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ना ऐसे काम कर रहे हैं अपना, हम्म। जो मतलब जो शायद समाज ने उनको दिया होगा, और फिर वो ऐसा महसूस करते बोझ, जैसे अभी आपने शब्द हम्म। का ज़िक्र किया, बोझ लगता है उनको, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते और कंसिस्टेंटली तो कतई नहीं कर पाते। बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि मुझे ये काम पसंद है, तो अब एक्सटर्नली आपको किसी को बॉसिंग करने की जरूरत नहीं है आपके ऊपर कि भाई ये बैठ के इतना घंटा करो, कंसिस्टेंटली रोज करो। आप खुद ब खुद करोगे, तो ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपके अंदर से आया होता है, ना कि वो काम जो आपको बाहर से सौंपा होता है। तो ये बहुत ही बड़ा टेक अवे है फ्रॉम दिस रिस्पेक्टिव आंसर जो अभी बताया। एक और चीज का जिक्र किया सर जी आपने, कॉलेज डेज। हम्म। तो मैं जानना चाहूंगा कुछ कॉलेज डेज के, देखिए सबके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, हम्म। मेरे कुछ नेगेटिव्स, मेरे भी पॉजिटिव्स थे। मैं आपके जानना चाहूंगा कि क्या थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेकअवेज फ्रॉम योर कॉलेज डेज। यार कॉलेज की जर्नी ना मेरी दो पार्ट में आप समझ सकते हो। कि एक तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था बीएससी नॉन कंप्यूटर्स बैकग्राउंड से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और उसके अलावा दूसरा जो पार्ट है एमसीए का, जो मैंने एनआईटी भोपाल से किया। दोनों के कॉलेज के लेवल में जमीन आसमान का अंतर था। जो मेरा बीएससी वाला कॉलेज था वो लगता ही नहीं था। आप वहां जाओगे, टीचर मिलेगा ही नहीं, कोई क्लास नहीं लग रही, कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा, आपको सीधे एग्जाम देने आया। तो मैं उस वो वहां मुझे पता ही नहीं चला कॉलेज लाइफ क्या होती। तो मेरी कॉलेज लाइफ एक्चुअल में एमसीए में हुई। तो हुआ ये कि उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो मैंने वो एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 6th आई थी। तो वो जो एग्जाम क्रैक किया और 6th आई, और जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था वहां पे उन लोगों के एडवर्टीजमेंट्स आते थे। एडवर्टीजमेंट आते थे तो फुल फुल पेज ऐड आ रहा है, उसमें सबसे ऊपर फोटो छपी हुई है। ठीक है, तो अभी भोपाल शहर में और आसपास रिश्तेदारों में सब जगह वो फोटो बार बार जा रही है। हर दूसरे दिन देखो तो न्यूज़पेपर में आ रही है। वो एक दौर था जब न्यूज़पेपर में भयानक ऐड आते थे इन चीजों के। तो वहां से एक पॉपुलर, एकदम से स्टारडम मिला, लोकल लेवल पे एक स्टारडम मिल गया। हर कोई आपसे बात करना चाह रहा है, और हर कोई इस तरीके से बात कर रहा है कि आपको पता चल रहा है कि वो एडमायर कर रहा है, वो चीजों को, उसको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मुझे भी लगने लगा यार 6th रैंक है ये, मतलब बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे इंटरव्यूज होने लगे, पेपर में कई बार इंटरव्यू होते थे, तो मुझे अच्छा लगता। फिर जब मैं एनआईटी भोपाल में पहुंचा, तब मुझे पता चला मेरी 6th रैंक है, पर ये बाजू में 1st रैंक वाला बैठा है, ये 2nd रैंक है, 3rd रैंक है, 4th है। तो मैंने कहा यार कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ये सब तीर मार के आए वही चीज है। और वहां जाके सब नॉर्मलाइज हो गया। तो मेरे को एक लेसन ये मिला कि सुनो, तुम कहाँ खड़े हो, ये देखो। तुम उन लोगों के बीच में खड़े थे जो जो जिनका अचीवमेंट शायद तुमसे कम था उस समय। तो तुम्हें लग रहा है तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो। लेकिन जब तुमने अपना लेवल रेस किया, और ये हर इंसान को अपने लेवल को लगातार रेस करना चाहिए, उस कम्युनिटी में जाकर बैठो जो तुम्हारे लेवल की है, ताकि तुम्हें और पुश मिले। बल्कि तुमसे ऊपर वाली कम्युनिटी में भी जाओगे तो तुम और पुश होगे और एलिवेट होगे। तो वहां जब मैं पहुंचा कॉलेज में, तो मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि वहां सब एम्बिशियस थे, सब मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्किंग थे।
और मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड्स का ग्रुप मिला। मैं बोलता हूँ कि कॉलेज डेज में, आई डोंट नो कॉलेज से टीचिंग कितनी मिली है, बट फ्रेंड्स जो मिले ना, ये हमेशा काम आते हैं। मेरे इतने साल हो गए हैं, 16 साल हो चुके हैं मुझे कॉलेज कंप्लीट किए हुए, लेकिन वो दोस्तों का ग्रुप आज भी है। भले ही वो ज्योग्राफिकली कहीं पर भी बैठे हों, डेली उनसे बात होती है, डेली। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो बात नहीं होती, इतने 16 साल बाद भी। और आज भी अगर हम मिलते हैं तो वही वार्मनेस रहती है। तो मुझे लगता है फ्रेंडशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीज मैं बताना चाहता हूँ। इसके अलावा जो है, एनआईटी की एक लेगेसी होती है कि यार इतना पुराना कॉलेज है, 660 एकड़ में फैला हुआ है, तो उसका अपना एक प्राइड होता है। तो वो सेंस भी था। लेकिन सच्चाई बताऊं ना, तो चाहे वो कोई टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज हो, है ना, प्राइवेट कॉलेज हो, या आईआईटी जैसा कॉलेज, सभी कॉलेजेस की कहानी एक जैसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर था, पर अब उसमें कमियां हैं। फंड आया था, चीजें आई थी, कुछ मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। टीचर्स एडॉक बेस्ड वाले टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं वो क्लास लेना नहीं चाहते हैं। ले भी रहे हैं तो बेमन से क्लास ले रहे हैं, जैसे बस काम टालना है। 2-2 लाख रुपए सैलरी है यार इन टीचर्स की, लेकिन वो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हर किसी कॉलेज में है ना, वही इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में भी आज की डेट में है। करप्शन बेहिसाब है, ठीक है, बहुत कुछ दिक्कत है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, इन कॉलेजेस की अच्छी बात यह है कि आप क्रीम के बीच में जाते हो, और वो स्टूडेंट्स ही हैं जिनसे कॉलेज बनता है। वो टीचर्स नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो स्टूडेंट्स हैं। और कोई भी कॉलेज को ये स्टूडेंट्स महान बना सकते हैं। तो मुझे, आई एम लकी इनफ कि मेरे पास बहुत अच्छे बैचमेट्स थे। जी, जी, बिल्कुल सही कहा। कोई भी सिस्टम हो, अब जैसे एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने अभी ज़िक्र किया, तो अगर उसको हम लोग एक रेसिपी की तरह देखें, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो नमक होते हैं। हम्म। उसके बिना वो सब्जी या फिर वो डिश या वो रेसिपी, वो मतलब किसी का खाने का मन नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आपने सही यहाँ पे ज़िक्र किया है। और जैसे आपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अभी बातें शुरू ही की थी, तो मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगा। वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें अभी बता दी हैं, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूएशन में पूछना चाहूँगा कि आपके एंड से आप ऐसे कौन-कौन से इंप्रूवमेंट्स जो हैं या फिर जो अपडेट्स हमारे करंट इंजीनियरिंग सिस्टम कह लीजिए, एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए, जिसमें रिक्वायर्ड है, जिससे कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो बेहतरीन होगी, कुछ बेहतरीन काम करेगी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काम करेगी? श्रीधर जी, आपने बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रखा है। एजुकेशन सिस्टम ये एक ऐसी चीज है जिससे हर किसी को शिकायत है। और पहले मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ एजुकेशन सिस्टम की। लेकिन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना तो ऐसा है कि सिस्टम की बुराई करना बहुत आसान है, लेकिन हमें बात उस पर भी करनी है कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो मैं सोल्यूशन के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मुझे जो प्रॉब्लम लगती है, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम एकेडमिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि भाई 10th में 60% होना जरूरी, 12th में इतने परसेंट होना जरूरी, ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज होना चाहिए। फिर हम किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटी को जज करते हैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स पे, कि भैया इन 5 सब्जेक्ट में अगर तुमने अच्छा तीर मारा है तो ही तुम जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगे। ये पेरेंट्स भी अपने बच्चे को बोल रहे हैं, टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट की साइकोलॉजी, वो जैसे ग्रो कर रहा है, उसका पूरा ब्रॉटअप है, हर साल उसके दिमाग में यही चीज फीड की जा रही है कि एकेडमिक्स नहीं तो कुछ नहीं। तो ये एक बहुत गलत चीज हो रही है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। और एक और चीज मुझे लगती है, जो स्कूल का, कॉलेज का एक जिम्मा है जो वो नहीं कर पा रहे हैं, फेलियर है। आई डोंट नो ये होगा कैसे। ये आइडेंटिफाई करो कि उस बच्चे में क्या खास बात है। अगर ये स्कूल लेवल पे ये पता कर लिया जाए कि यार ये तो म्यूजिशियन बन सकता है, ये म्यूजिक में कुछ अच्छा कर सकता है, ये स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर सकता है, ये कुछ एक्टिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगर हम वो आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उसके करियर को प्लान किया जाए। ये नहीं कि सभी को उठा के वही 3-4 है कि भैया या तो मैथ्स ले लो, या बायो ले लो, या कॉमर्स ले लो, और या आर्ट्स ले लो। अब आपने 4 स्ट्रीम में बांट दिया, मतलब जिंदगी में क्या यही प्रोफेशंस बचे हुए हैं, बस ये 4 ही चीजें होती है क्या? नहीं है ऐसा। आप उसे और ज्यादा वैरायटी दो, इतने सारे वर्टिकल्स ओपन करो कि उस स्टूडेंट को जो उसका फोटे है, जो उसकी यूएसपी है, वो उधर ही आगे बढ़े। फिर आप देखिए कि हर इंसान कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अब आप देखते होंगे, आपने इंजीनियरिंग करी, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने यहाँ इंजीनियरिंग करते हैं। उनको इंजीनियरिंग करनी है, ये तो उन्हें पता ही नहीं है क्यों करनी है। वो तो एक ट्रेंड आ गया, भी ऑप्शन ही नहीं है क्या करना है, चलो यही कर लेते, इस टाइप का है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं
जो बोलते हैं कि मुझे कॉमर्स ही करना था इसलिए मैंने कॉमर्स लिया है, मुझे मालूम था पहले से कि मुझे यही कर, नहीं है ऐसा। और इसीलिए मैंने बीएससी किया। क्या यूज है मेरे बीएससी, मैंने क्यों किया बीएससी, आई डोंट नो। यही मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि कहीं स्कूल लेवल पे ये गाइडेंस ही नहीं मिला कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है, तुम किस में ज्यादा अच्छे हो सकते हो। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। एंड हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक और चीज बहुत बुरी है कि कुछ डिग्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे पीएचडी या बीएड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हम सबको मालूम है पीएचडी लोग कैसे करते हैं, उनको उनकी थीसिस के बारे में पूछ लो, कुछ नहीं मालूम। उनके गाइड के भरोसे पीएचडी हो रही है उनकी। ऐसे पीएचडी कराने का क्या मतलब है यार। हम मुश्किल से 1% लोग होंगे जो जेन्युइन तरीके से पीएचडी कर रहे होंगे या बीएड कर रहे हो। अब आप बोलते हो बीएड नहीं होगे तो आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, और वो बीएड कर कैसे रहा है। आज भी कॉलेजेस में पैसा लिया जाता है और उसको पास कराया जाता है, ये सिस्टम। अब ऐसे में आप जो वर्कफोर्स तैयार कर रहे हो वो नेशन को कितना आगे बढ़ा पाएगी यार, ये है प्रॉब्लम। लेकिन अब हमको बात करना चाहिए इसके सोल्यूशन के बारे में कि यार ये सब प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। मैं एक तो बोलता हूं स्टूडेंट से कि आप बदल नहीं सकते एजुकेशन सिस्टम को, लेकिन आप जब क्लास में जाते हो, आप बोलते हो कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, अच्छे टीचर्स नहीं, मैं कहता हूं आप पढ़ के जाओ सब्जेक्ट को। जो आज टीचर पढ़ाने वाले ना, घर से पढ़ के जाओ। और अगर मेजोरिटी ऑफ क्लास पढ़ के जाएगी ना, तो टीचर पे प्रेशर बन जाएगा, अब उसे भी पढ़ के आना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे जानते हैं, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, बच्चे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मजा आ रहा है बच्चों को, क्योंकि वो टॉपिक्स से फैमिलियर हो चुके हैं। एक तो मुझे लगता है कि ऐसा स्टूडेंट्स को करना चाहिए एक्सपेरिमेंट, और इससे फर्क पड़ेगा। दूसरा क्या है, अपने टीचर को कन्विंस करो कि यार मैं ये टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ क्लास में और एक सेमिनार लेना चाहता हूँ। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज के लिए अपने टीचर को कन्विंस करो, और फिर आप बहुत मेहनत करके वो टॉपिक पढ़ाओ। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली आप टीचर को बता रहे हो कि सर आपको भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे पढ़ाना पड़ेगा आपको, और आपका भी उसमें बेनिफिट हो रहा है। तो ये हम अपने एंड से कर सकते हैं। और कुछ भी हो जाए, अपने टीचर को रिस्पेक्ट दो, चाहे उसे पढ़ाना नहीं आता हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उसके ईगो को ठेस पहुंचा देते हैं, और हर व्यक्ति इतना मैच्योर नहीं होता है कि उस बात को पॉजिटिवली ले पाए। तो कई बार स्टूडेंट्स डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं टीचर की, तो वो आपसे बदला लेने लगता है। वो भी उतना मैच्योर नहीं होता, वो बदला लेने लगता है। तो स्कूल कॉलेज के माहौल थोड़े इसलिए भी खराब है। तो हमें रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए टीचर की, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी तरीके से पढ़ाते हो। तो आई थिंक दिस, ये हम कर सकते हैं, यही सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। जी, जी, जी। जो अभी सॉल्यूशंस यहाँ पे मेंशन किए, उसका जो सेकंड पॉइंट था वो बहुत ही बढ़िया था, बिकॉज़ उस पॉइंट की वजह से ही मुझे भी पता चला कि भाई अपन भी पढ़ा सकता है। जो हाँ। उन्होंने सेमिनार्स का ज़िक्र किया। क्योंकि मेरे कॉलेज में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, अपना बीटेक कर रहा था, सॉरी बीई कर रहा था, तो तब जो है लाइक वी यूज्ड टू कंडक्ट, हम करते थे यार खुद से ही, अपन जाते हैं लोगों को समझाते हैं क्लास के सामने। एंड दैट टाइम आई फर्स्ट लाइक मुझे पहली बार लगा कि अरे मैं सिखा सकता हूँ। तालियां बज रही बच्चों की, लोगों को समझ में आ रहा, स्माइल आ रही है, और वो जो स्माइल और तालियां आ जाती तो वो एक समझ में आ जाता है। एंड इट मोटिवेट्स द स्टूडेंट ऑल्सो, एंड प्लस द सेम टाइम फैकल्टी ऑल्सो, जो आपने कहा एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल सही। अब यहाँ पे सर जी एक और चीज, मैं जो जैसे कि अभी हमने लाइक लोग कहते हैं यार आप जो है एजुकेशन सिस्टम की बहुत बुराई करते हो। एक्चुअली जब तक बात नहीं होगी तब तक वो इंप्रूव कैसे होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा ही बकवास है, नहीं नहीं नहीं, एक बेसिक लेवल तक ठीक है, सही बात है। लेकिन ये जो हमारे पहले जो पुरातन कालों में जो हमारे गुरुकुल चलते थे, सर आपको आइडिया होगा गुरुकुल जो चलते थे, उसमें अभी देखिए जैसे अर्जुन है, पता चल गया था कि ये तीर चलाने में एक्सपर्ट है तो उसको उसी में मास्टरी करवाई। तो भीम को पता चल गया था ये गदा चलाने में एक्सपर्ट है तो उसको उसी में मास्टरी कराई। तो जैसे आपने स्पेसिफिकेशंस बताए तो ये पहले हुआ करते थे, लेकिन जब से ये भाई साहब मैकॉले एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, तब से एक अलग ही जो है ट्रेंड चल पड़ा है स्टूडेंट्स का माइंडसेट चेंज करने का। बट जब मैं ये जानबूझ के सर क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि जब आप जैसे दिग्गज लोग इस सवाल का जवाब देते हैं, कुछ सॉल्यूशंस बताते हैं, तो ये एक नहीं हजार लाखों कानों तक गूंजती है आपकी आवाज।
सिस्टम तक जाती है, यूनिवर्सिटीज तक जाती है, आपके सॉल्यूशंस देखते हैं, सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन होते हैं। मुझे भी कई बार मैसेजेस डीएम आए हैं कि थैंक यू, आपने जो गेस्ट बुलाए थे उन्होंने जो प्रपोजल दिया था वो हमारे कॉलेज में लागू हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहां तक जो है चीजें जा रही हैं। एंड थैंक यू फॉर द सजेशंस एंड द प्रॉब्लम्स जो कि आपने हाईलाइट किए। लेकिन देखिए, अभी प्रॉब्लम की जब बात चल रही है, तो जब आपने माय सर्जी की शुरुआत की तो ऐसा तो नहीं है कि इट वॉज अ केक वॉक। बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, और आपने कैसे उनको टैकल किया, हैंडल किया, ये सारी बातें मैं इनिशियली जानना चाहूंगा। श्रीधर जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं उस समय जॉब करता था, टीचिंग का ही जॉब करता था, तो दिन भर मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं कोई वीडियो कंटेंट बना सकूं। लेकिन उस समय उससे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे आसपास कोई यूट्यूबर नहीं था। मैंने 2014 में ये चैनल चालू किया था। अभी आप देखो कि हर तीसरे घर में कोई यूट्यूबर है, ठीक है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। आपको पता पता भी नहीं था कि गूगल पैसा भेजता है क्या, मतलब ऐसा होता है क्या, ये रियलिटी है, ये नहीं पता होता था। और फिर मैं भोपाल सिटी में रहता हूँ, शायद दिल्ली में लोगों को आइडिया हो, मुंबई में लोगों को आइडिया हो, बैंगलोर में लोगों को आइडिया हो, पर भोपाल में नहीं था आइडिया। और अगर कोई एक दो हो भी तो मैं उनको नहीं जानता था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय मेरे लिए। तीसरी बात ये थी कि मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे। जैसे आज के डेट में हमारे पास गैजेट्स होते हैं, माइक होता है, हमारे पास अच्छा लैपटॉप भी है, कैमरा भी है, सब कुछ है, लेकिन उस समय नहीं था। तो अब ऐसे में वीडियो कैसे बनाया जाए? तो मेरे जो इनिशियल वीडियोस है ना, वो सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे नरेशन है। मैं उसमें दिख नहीं रहा हूँ, उसमें नरेशन चल रहा है। और वो भी पावर पॉइंट में ये फैसिलिटी होती है कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप सबको पता ही है। तो मैंने उससे रिकॉर्ड किया। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि बगल से कोई गाड़ी निकल रही है नीचे रोड पे, तो उसका साउंड आ रहा है, एक डॉग बार्किंग साउंड भी आ रहा है, और कहीं पे भी कुछ भी, किसी ने बेल बजा दी तो उसका साउंड भी आ रहा है। अब उसमें एडिटिंग जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस समय। आपने जो वन गो में एक बार रिकॉर्ड कर लिया, वो आपने अपलोड कर दिया। वो मैंने स्टार्ट किया, और मुझे नहीं मालूम था कि इससे पैसा भी आ सकता है, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बट आई स्टार्टेड। और मेरे को फाइनेंशियल उस समय काफी क्राइसिस था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कहीं से कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी बनाना है। प्लस मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं टीचिंग में कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा हूँ, और ये मुझे करना है। तो मैंने वो वीडियोस, मैंने कहा फ्री में कंटेंट जितना दे सकता हूँ देता हूँ। तो मैंने वो चालू करा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं रात को 2 बजे उठता था, 3 बजे उठता था, क्योंकि उस समय नॉइज नहीं होती थी, और मैं रिकॉर्ड करता था। आई वॉज मैरिड एट दैट टाइम। तो आप समझ सकते हो कि फैमिली लाइफ के साथ ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं रोज रात को रिकॉर्डिंग करता था, और उस समय का अगर आप दौर देखोगे तो हर दिन वीडियोस आते थे। एक समय तो ऐसा था कि एक दिन में 2 वीडियोस भी आ रहे हैं। तो वो मैंने काफी 2-3 साल बहुत ज्यादा मेहनत करी, और मेरा वो बहुत टफ फेस था, लेकिन मुझे मजा आया। मतलब मुझे वो टफ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत पैशनेट जर्नी थी। उस जर्नी को मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे तकलीफ के दिन थे, वो मुझे ऐसा लगता है कि यार वाह, ये किया, बहुत अच्छा लगा। तो ऑल टुगेदर अच्छा ही है। आज आप ऑडी भी खरीद लो ना, तो उसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो आपने पहली बाइक खरीदी थी। मतलब मुझे याद है कि जब मैं अपने फादर से बोल रहा था कि मेरे को बाइक खरीदनी है, और मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि बाइक खरीद सकूं, तो उन्होंने पूछा कौन सी बाइक लेना। उस समय ना ये पल्सर आई हुई थी। उस समय बहुत मतलब क्रेज था इस गाड़ी का। तो पल्सर के लिए मैंने बोला, और उस समय कुछ कुछ 50-55 हजार की आ रही थी वो। तो मैंने जब घर पे बोला तो उन्होंने कहा इतने में तो 2 बॉक्सर आ जाएंगी, बजाज की एक बॉक्सर भी आती थी, तो बोलते 2 बॉक्सर आ जाएंगी। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा बताओ, मैं पल्सर चाह रहा हूँ, वो बोल रहे 2 बॉक्सर। तो मैंने उनसे कहा कि 40-50 साइकिल भी आ सकती है, अपन साइकिल की दुकान खोल लेते हैं। तो दैट वाज माय फनी कन्वर्सेशन। लेकिन फिर मैंने पैसे जोड़ जोड़ के उसकी डाउन पेमेंट करी, उसकी फिर मुझे किस्तें बनवाई, और मैं 2 साल तक मैंने किस्तें चुकाई उसकी। वो लेकिन जो मजा है, वो आज मैं कितनी भी महंगी कार खरीद लूं, वो मजा नहीं है यार। जी, एक और अभी मजे की आपने जो बात की सर, और आपको मजा और आपको खुद पे गर्व हुआ होगा काम पे, शायद जब आपने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। पहले तो आपके पेरेंट्स बोल रहे थे अरे यार इसमें तो 2 बजाज है, इसमें आपने बोला साइकिल आ जाएंगी कई सारी, बट अभी आप जो उनके लिए कर रहे हैं, अभी ऑब्वियसली आप तो इतनी गाड़ियां खड़ी आपने उनके लिए कर दी होंगी कि अभी वो बोलते होंगे नहीं यार घर में ही रहते हैं, अपने बेटे के पास रहते हैं, इतनी सारी चीजें आपने कर दी होंगी। तो वो भी एक अलग खुशी होती है कि जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, आप उनको सपोर्ट जब करना शुरू कर देते
लेते हो अपने बलबूते पे। सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग ट्रांजिशन जो कि किसी हर एक के लाइफ में आना चाहिए, मेरा मानना है। अब जब ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो कई सारे आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि आप जैसे यूट्यूबर है ना, हम भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, हम भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, हम भी वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो मैं मेरी लेवल पे जितनी मेरी समझ है उतनी मैं एडवाइस शेयर कर देता हूं। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ऐसी कुछ बातें शेयर कीजिए, कुछ टिप्स ट्रिक्स हैक शेयर कीजिए जिसके थ्रू जो आज एक तरीके से कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, यूट्यूब पे आना चाहता है, वो क्या क्या चीजें करेगा तब कुछ उसको मिलेगा। ये सारी चीजें आप बताइए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जैसे हम देखते हैं कि फलानी दुकान बहुत चल रही है, मैं भी वही दुकान खोल लेता हूं। ये जो एक एटीट्यूड है ना, ये यूट्यूबर कम्युनिटी में भी है। अभी आप देखो कि किसी का यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, अब हमको लगता है कि यार हम भी वैसे ही कुछ कर लेते हैं, और ये तो बहुत आसान है, ये तो हम भी कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, हमें वो काम से मतलब नहीं है, वो काम क्या है हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। हम ये सोच रहे हैं कि उसका आउटकम क्या आया, उसका स्टारडम दिख रहा है, हम उसकी फैन फॉलोइंग को देख रहे हैं, हम उसकी ग्लैमरस लाइफ को देख रहे हैं, जो कि दिख रहा है, ठीक है, एक्चुअल रियलिटी नहीं है लेकिन वो दिख रहा है आपको ऐसा। तो आप उसको एडमायर करने लगते हैं और आपको लगता है कि ये मैं कॉपी कर सकता हूं। तो लोग इस वजह से भी यूट्यूबर बन रहे, अरे इससे तो पैसा आ जाएगा, इससे तो बहुत आसान है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे गलत तरीका है एंट्री लेने का। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति यूट्यूबर बनना चाहता है तो किसी यूट्यूबर से इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना। और आप ये भी मत सोचिए कि उसकी सक्सेस को आप कॉपी कर लेंगे, क्योंकि आपको उसकी जर्नी नहीं मालूम। आपको सिर्फ उसकी सक्सेस दिख रही है लेकिन उसकी जर्नी आपको नहीं मालूम। तो आपको अपनी अलग जर्नी करनी पड़ेगी। आपकी बुक अलग है, उसके चैप्टर्स अलग हैं, उसके स्ट्रगल अलग हैं, उसकी सिचुएशंस अलग हैं। तो पहली बात तो ये चीज है कि आप किसी को कॉपी मत करो। दूसरा, आप ये देखो कि आप एक्चुअल में क्या दे सकते हो सोसाइटी को, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हमें सोसाइटी को देना है। मे बी आप बहुत अच्छे एंटरटेनर हो, तो आप यूट्यूब चैनल चालू करो, अपने एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाओ। और आप अच्छे टीचर हो तो आप उसके, लेकिन जो आप हो वही बनो। आप कुछ और बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ समय बाद आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कंटेंट बनाऊं, मतलब आप कंटिन्यू नहीं रह पाओगे। दूसरी बात है, आप अपने ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहो। जो व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, एक्चुअल में वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उसको समझो। अगर आप उनसे कनेक्ट बना के रखो, लाइव सेशंस लो, उनसे इंटरेक्ट करो, आपको पता चलेगा उन्हें क्या चाहिए, उनके कमेंट्स रीड करो, और आपका कौन सा काम उन्हें पसंद आ रहा है। आप उस तरह से अपने यूट्यूब पे कंटेंट को प्लान कर सकते हैं। तो ऑनेस्ट रहो, अपने जो ऑडियंस है उसके साथ कनेक्ट रहो, उनकी एक्सपेक्टेशन को समझो, और प्रिटेंड मत करो। जो तुम नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो। तुम जो हो, तुम्हारा जो फोटे है, तुम उसी डोमेन पे कंसिस्टेंट रहो। बिकॉज क्या होता है ना, लोग पीछे भी खींचते हैं। अभी आप 10 कमेंट पढ़ोगे, एक कमेंट ऐसा आ जाएगा जो थोड़ा सा नेगेटिव है। वो जब नेगेटिव कमेंट आ जाएगा तो आपको अपने ऊपर डाउट होने लगेगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं उस लायक भी हूँ, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्या मेरा कंटेंट, या शायद दूसरा मेरे से अच्छा कर रहा है। आपको ये सोचना ही नहीं है। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके खुद के साथ है। दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं। ये आपकी जर्नी और आपकी किस्मत को कोई छीन नहीं सकता। तो आप बस कंसिस्टेंट रहे, बनाते रहे। एक मुझे शाहरुख खान की बहुत अच्छी बात याद आती है, जब केकेआर लगातार हार रहा था, तो शाहरुख खान ने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी। उसके बाद जीता था एक एक कोई मैच, फिर वो टूर्नामेंट जीत गया था। तो उसने बोला कि अगर आप शिद्दत से लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, एक ही चीज में लगे रहो, लगातार मेहनत कर रहे हो, फेलियर आते आने दो, फिर भी लगे रहो, लगे रहो, एक दिन आएगा, क्योंकि वो तुम पैशनेट हो उस चीज के लिए, तुम्हें वो मिल जाएगा जिसको लोग सक्सेस कहते हैं। तो वो होगा। आप बस कंसिस्टेंटली करते रहो। जी 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 बिल्कुल। अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा शब्द का आपने इस्तेमाल किया कि लोग जिसे सक्सेस कहते हैं और आप जिसे सक्सेस मानते हैं, ये दो चीजें अलग होती हैं सर। आप भी आई थिंक समझ रहे हैं कि आप जिसे सक्सेस मान रहे हैं और लोग जिसे सक्सेस मान रहे हैं। तो हमने किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए जब हम अपने काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि अरे लोगों को ना इसमें सक्सेस दिख रही है तो मैं ये करूंगा, या फिर मुझे जो सक्सेस लगती है मैं उसके पीछे भागूंगा। क्या लगता है आपको कि इसमें बैलेंस बनाना चाहिए या फिर अपनी डायरेक्शन में जाना चाहिए, इनको इग्नोर करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, और ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे ये काफी पसंद है ये सवाल एक्चुअल में।
क्योंकि सक्सेस क्या है पहले उसको समझना जरूरी है, और हर किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। इवन ड्यूरिंग लाइफ ये डेफिनेशन चेंज होती रहती है, बिकॉज आपकी समझ भी चेंज होती है। तो मुझे जो लगता है, सक्सेस इज नॉट अ माइलस्टोन। ये कोई एक गोल नहीं है, एक पड़ाव नहीं है, एक मंजिल नहीं है कि यार ये मैंने पा लिया तो मैं सक्सेसफुल। ऐसा दुनिया को लगता है कि नहीं यार, इसने ये अचीव कर लिया दैट मीन्स ही इज सक्सेसफुल। नो, सक्सेसफुल होने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ करियर से रिलेट क्यों करते हो। आपको क्यों लगता है कि करियर में अच्छा किया तो सक्सेसफुल? नहीं, आपने देखा है कि कई लोग करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी नजर में वो सक्सेसफुल है, लेकिन उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है। सक्सेस मीन्स ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपके काम, सब कुछ, वो सब में आप खुश हो कि नहीं हो। तो इट्स सक्सेस इज नॉट अ माइलस्टोन, इट इज अ जर्नी। आप सोचो ना, जिंदगी के अंत में 5 मिनट में क्या मिलने वाला है, उससे ज्यादा मैं ये सोचूं ना कि 99% ऑफ माई लाइफ वो कैसी निकलने वाली है, मैं उसके बारे में चिंता करूं ना। तो मुझे वो जर्नी में मजा आना चाहिए। मैं अगर उसको इंजॉय कर रहा हूं ना, तो फिर वो गोल अचीव होता है। अब मैं इसमें एग्जाम्पल दूं आपको, मैं जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मैं अपने टीचर से हमेशा पूछता था कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिकॉज वो मेरा गोल था। तो सर बोलते थे कि हो तो जाएगा, टॉप 100 में आओगे लेकिन टॉप 10 में नहीं आ पाओगे। तो मुझे बड़ा लगता था कि यार मैं क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और ऐसा मैं हर बार उनसे पूछता था, हर मॉक टेस्ट में पूछता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने उनसे नहीं पूछा, तो उन्होंने मेरे से पलट के पूछा कि यार तुमने आज वो सवाल नहीं पूछा। तो मैंने कहा कि सर एक्चुअल में मुझे अब इसमें मजा आ रहा है, मुझे मैथ्स करने में मजा आ रहा है, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और मुझे मालूम है कि अगर मुझे ये सब चीजें आती है ना, मैं कुछ ना कुछ तो ठीक ठाक कर ही लूंगा। उस आंसर पे तुरंत सर ने कहा कि तुम टॉप 10 में आ जाओगे। मैंने कहा अब क्यों बोला आपने, मतलब अभी तक मैं पूछ रहा था तब तो आप बता नहीं रहे थे। तो बोले एक एक वो है ना स्लोगन, डर के आगे जीत है। अभी कितने लोग इसको महसूस करते हैं, मैं बताता हूँ, मैंने महसूस किया है। मैं डर रहा हूं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये डर रहा हूं मैं, ठीक है, डर वाला फेज चल रहा है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो डर खत्म हो जाता है। अब मुझे डर नहीं लग रहा, अब मुझे मजा आ रहा है, अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ उसको। ये डर के आगे पहुंच गए ना आप, ये डर के आगे पहुंच गए तब जीत है आपकी। तो अब एक्चुअल में वो चीज आपको हासिल हो जाएगी। बिकॉज मैं जब टेस्ट पेपर, मैंने फाइनल टेस्ट पेपर दिया, 20 मिनट पहले मेरा हो चुका था, मैं यूं देख रहा था लोग, तो लोग परेशान थे कि यार ये क्या हो रहा है लोगों को आप परेशान कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डर के आगे जीत ऐसे ही आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, सही बात सर आपने कही कि ये जो सक्सेस है वो हर एक के लिए अलग-अलग हो सकती है, बट एक जो इसमें जनरल पॉइंट हम कर सकते हैं, वो ये कि डेस्टिनेशन हम्म, नहीं है ये कोई कि जहाँ तक अपने को जो है पहुँचना है हम्म, और वो कब पहुँचेंगे पता नहीं। हम्म, इट इज़ अ प्रोसेस एंड व्हेन यू स्टार्ट एन्जॉयिंग द प्रोसेस, हाँ, यू आर सक्सेसफुल। अब जैसे कि लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी जैसे अभी हाल ही में 300 के हुए हम्म, सब्सक्राइबर, तो मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे थे एंड मुझे भी अच्छा लगा, ऑब्वियसली हम्म, सभी को अच्छा लगेगा, एक फीलिंग अच्छी हम्म, होती है। बट वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है। मेरे लिए सक्सेस बताऊं सर क्या है? ये जो पिछले कितने हुए भाई, 38, ये जो 38 मिनट से मेरा आपके साथ इंटरेक्शन चल रहा है ना, हम्म, ये सक्सेस है मेरे हम्म, लिए। जो अभी तक जितने पॉडकास्ट हुए, जितने मैं गेस्ट के साथ इंटरेक्ट किया, ये मेरे लिए सक्सेस है। हम्म, क्यों? बिकॉज जब मैं आप जैसे लोगों से सीख रहा हूं, दिग्गजों के साथ मैं बैठ रहा हूं, मुझे अगर 40 मिनट भी आपके मिल रहे हैं जिंदगी के, तो कितनी सारी चीजें आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है, मेरा माइंडसेट चेंज हो रहा है, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, इंसाइटफुल जो है एक तरीके से मेरा माइंड बन पा रहा है। तो ये क्या है? ये सक्सेस है। सेल्फ डेवलपमेंट ही सक्सेस है। हम्म, एंड सेल्फ डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। हम्म, ये प्रोसेस है और आप बेहतर होते जाओगे, होते जाओगे। ये बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पे मेंशन की है। लेकिन आपने अभी कुछ देर पहले कमेंट्स का भी जिक्र किया हम्म। कि अगर 10 कमेंट आ रहे तो उसमें से एक ऐसा कमेंट होगा कि अरे यार इसने दिल तोड़ दिया ये ऐसा क्यों बोल रहा है, बाकी 9 लोग तो अच्छा बोल रहे हैं मेरे काम को। हम्म, लाइक मैं हेटर्स की बात कर रहा हूँ। हम्म, मतलब कुछ एक्सट्रीम केस तक जो है कुछ लोग आपको हेट करने लग जाते हैं, क्योंकि सर आप भी एग्री हम्म, करेंगे कि आप अपने काम से एट द सेम टाइम सभी को खुश नहीं रख हम्म, सकते। कोई ना कोई दुखी हम्म, आत्मा होगी किसी बिल्कुल। दुनिया के कोने में बैठी हुई, जो आपके काम को पसंद नहीं करती होगी, जैसे मैंने हम्म। बोला वर्स्ट केस में हेट करती होगी। तो मैं जानना चाहूंगा आप कैसे हैंडल करते हो हेटर्स को? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि आप दुनिया का सबसे अच्छा, बेहतरीन, परफेक्ट काम भी कर रहे होगे तो उसमें भी हेटर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, डिसलाइक करने वाले लोग मिलेंगे। आइडियली बोलूं, इग्नोर करना चाहिए।
अगर कोई हेटर है, आप उसको सिंपली इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर 90% जनता वो है जो आपके काम को पसंद कर रही है, आपको उनकी पहले केयर करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। कई लोगों को लगता है जो ट्रोल्स करते हैं, अ, मुझे भी इस तरह के कमेंट आए, कुछ 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 कमेंट आते थे, मेरे किसी ओपिनियन पे कमेंट आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार 10 अच्छे कमेंट है, उस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा, वो एक कमेंट मेरे को चुभ रहा है। ट्रोलर्स को क्या लगता है कि ये इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोगों को लोग कमेंट करते हैं, बुरा कमेंट कर देते हैं, तो उन्हें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, ये तो हमारे कमेंट पढ़ते भी नहीं होंगे। ऐसा नहीं, हर कोई कमेंट पढ़ता है, सारे नहीं पढ़ पाता होगा, कुछ तो पढ़ता है और उसको फर्क पड़ता है। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी की बात बताऊं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें इतना बुरा लगता है, बिकॉज किस किस को एक्सप्लेन करें वो कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसा आप सोच रहे हो। मेरे पे एक कमेंट आया था, जब मैंने बहुत साल तक फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया, आज भी प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन फिर एक समय होता है कि जब आप सोचते हो कि नहीं यार, मुझे पैसा भी कमाना, बिकॉज पैसा सबकी जरूरत है, तो वो भी तो मुझे करना है। तो मैंने सोचा कि मैं प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, और इस तरीके से मैंने अपना एक रेवेन्यू मॉडल बनाया, और मैंने कहा इस तरीके से यू कैन पे एंड लर्न। तो कई स्टूडेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बोले कि अब तो आप पैसा पैसा करने लगे, यूट्यूब से जो पैसा मिल रहा है वो काफी नहीं है क्या आपके लिए, आप मनी माइंडेड हो गए हो, इस तरीके के कुछ कमेंट आए। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा मैं एक एक को क्या जवाब दूं, मैंने एक वीडियो बनाया था, माय रिप्लाई टू ट्रोल्स। तो उस वीडियो में बहुत इमोशनल था उस समय, उस मोमेंट में, पहले मुझे लगा मुझे नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत इमोशनल हो गया था कि ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। और मुझे नहीं मालूम था, पहली बार मुझे पता चला, जिस तरह का कम्युनिटी में मुझे सपोर्ट मिला, जिस तरह से स्टूडेंट्स के उस पे मैसेजेस आए, मतलब सबसे ज्यादा मैसेजेस शायद उसी वीडियो पे आए होंगे, कि इतना पॉजिटिव मेरे लिए, वो नेगेटिव लोग कहीं नहीं थे, फिर कहीं कमेंट ही नहीं आ रहा उनका। और मुझे ऐसा लगा कि यार, मैंने इतना सपोर्ट है मेरे पास, मैं इनके लिए सोचूं ना, उन पे क्यों अपनी एनर्जी खराब कर रहा हूं। दैट वॉज माई लेसन। मैं उस वीडियो को नहीं हटा पाया, क्योंकि उस पर काफी व्यूज आए और काफी लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोग कनेक्ट होते हैं, लेकिन यार देखो, हम सब इंसान हैं, आपको भी फर्क पड़ता है, मेरे को भी फर्क पड़ता है। मैं हेटर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ। पहली बात, लोग ये ऐसे कमेंट करते क्यों है, हम जब बोलते हैं ना कि उन्होंने ऐसा कमेंट कर दिया, एक तो ये होता है कि उन्हें अटेंशन चाहिए, उन्हें आपका कमेंट चाहिए, ठीक है। दूसरा ये होता है कि वो किसी और क्रिएटर के इतने बड़े भक्त हैं कि उन्हें लगता है कि ये उनका कॉम्पिटिटर है, जबकि वो क्रिएटर आपस में दोस्त हैं, ठीक है। तो वो इसलिए इसलिए करते हैं। कई बार इसलिए भी होता है कि उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया और मैंने रिस्पॉन्स नहीं दे पाया, मैं फोन नहीं उठा पाया, या उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया, तो वो इस चीज, अच्छा मेरे को रिप्लाई नहीं करा इन्होंने, बताइए। तो वो इस पे खफा है, इसलिए वो उसने गुस्से में कमेंट कर दिया है। कई बार ये होता है कि हम लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमारी दूसरी 10 प्रॉब्लम्स होती हैं, और हमें गुस्सा कहीं निकालना है, तो हमें लगता है कि यही जगह है जहां पे हमारी आइडेंटिटी छुपी हुई है, तो यहाँ कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो। लोग करते हैं ऐसा, वो सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वो उस पर लिख देते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो फ्रस्ट्रेटेड है यार, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसको ना अभी एक जादू की झप्पी की जरूरत है। वो मतलब वो आपको भली गाली दे रहा है, पर वो ऐसा होगा नहीं शायद। वो अब जैसे होता है ना कि एक बच्चा रहता है कि वो लाचार है, वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो वो गुस्सा करता है माँ बाप के ऊपर, माँ बाप के ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि वो सुन लेते हैं। तो वैसे ही ये लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ सिंपैथी रखनी चाहिए, और हम लोगों को थोड़ा मैच्योर होना चाहिए कि कैसे उनसे डील करें। तो या तो इग्नोर करें, या फिर उनसे प्यार से बात करें। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही है। और मेरे मेरे एंड से भी कई बार हो जाता है कि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि लाइक हज़ारों कमेंट्स रोज़ आ रहे हैं, और किसी-किसी के नहीं दे पाते यार। मतलब वैसे उन हज़ारों में से तो थैंक यू सर, ये 3 शब्द मैं हमेशा कहता हूँ, सर जी आई लव यू,
इन 3 शब्दों से मुझे प्यार नहीं है। थैंक यू सर, इन 3 शब्दों से मुझे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है और एक बहुत गर्व महसूस होता है कि अरे यार चलो मेरे वीडियो ने इसकी मदद कर दी। और कई ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस होते हैं बट मैं नहीं आंसर कर पाता क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो उसके लिए तो भैया अभी से माफी मैं आपसे मांग लेता हूँ, बिकॉज और भी कई सारे जो काम होते हैं उनमें भी व्यस्त होते हैं। सर जी ने भी जैसे अभी जो है बताया, और एक बहुत ही बढ़िया जो पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया जो कि मैं बड़ा ही रिलेट कर पाया, वो ये है कि जब आप हेटर्स की बात करते हो तो जैसे कि लाइक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ 1% या लेस देन 1% मुझे ऐसे कमेंट्स आते होंगे, आपका भी वैसे ही हाल होगा कि, तो मैं उसको देखता हूं एज ए यार 1 by 1 का एक कमरा है एक फुट बाय 1 फुट का एक कमरा है, अंधेरा भरा कमरा है जिसे अपन नेगेटिविटी कहते हैं। 99% मतलब 99 एकड़ की जमीन, उस पर एक बंगला बना हुआ है, उसमें रोशनी ही सही रोशनी बात। है। आप कहां जाना चाहोगे? आप कहां जाना हम्म। चाहोगे? ये मेरी सोच रहती है। हम्म। क्या आप उस 1 फुट बाय 1 फुट कमरे में ऐसे खड़े रह के कितने देर तक भैया? हम्म। नहीं, आप पागल हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे। तो नहीं जाना है वहां पे, आप वहां जाइए। आप वहां उस पूरे आपके लिए यार रेड कारपेट बिछा रहे हैं लोग उस 99 एकड़ के भैया, आपका जो पूरा वहां पे महल बना हुआ है रोशनी से भरा, वहां Right. जाइए। आप खुश महसूस करेंगे और कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे और लोगों तक पहुंच पाएंगे, एंड दैट इज अ मोटिव ऑफ एवरी क्रिएटर। अब सर सौरभ सर, एक एक आखिरी सवाल, वैसे तो बिफोर द इंटरेक्शन हमारा जो पॉडकास्ट एक्चुअल में शुरू हो उससे पहले हमने बहुत सारी ढेर सारी बातें जो है सर जी के साथ की, और उसमें मुझे पता चला कि 5 मिनट्स इंजीनियरिंग ये कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके बारे में पता नहीं है सर जी को, उनको भी पता है, उनको भी आइडिया है, तो मैं उनके व्यूज जानना चाहूंगा 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पर। मैं पहले तो अमेज था कि 5 मिनट में कोई भी टॉपिक कैसे पढ़ाया जा सकता है। दैट वाज माय फर्स्ट इम्प्रेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑडियंस में भी कई लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि 5 मिनट में सिखा देंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये होगा कैसे। लेकिन अभी जब मेरी आपसे बात हुई तो मुझे उसका एक अलग एंगल समझ में आया, और बहुत ही सही भी है और बहुत कन्विंसिंग भी लगा मेरे को कि एक्चुअल में 5 मिनट हम बोलते हैं यार ये काम 5 मिनट में हो जाएगा, जैसा आपने मुझे बताया। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा थॉट। और मैं चाहूंगा कि ये बात आप अपने मुंह से एक्सप्लेन करें कि आपने जो 5 मिनट का ये कॉन्सेप्ट निकाला वो एक्चुअल में लेंथ का 5 मिनट नहीं है, वो 5 मिनट उसको टॉपिक को इजी वे में प्रेजेंट करने से रिलेटेड है। तो आप इस बारे में बताइए, बिकॉज ये ऑडियंस जानना चाहेगी जरूर। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। मतलब 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, सबसे पहले तो इंजीनियरिंग इसीलिए बिकॉज मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब बनाता हूं। अब 5 मिनट ही क्यों? सो बेसिकली 5 मिनट, इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिनट में वीडियो बन जाएगा या फिर 5 मिनट का ही वीडियो बनेगा, बिकॉज आप भी समझ सकते हैं बहुत बड़े बड़े लंबे हम्म। लंबे एल्गोरिदम होते हैं। ओके, बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं कि जिनको 5 मिनट में कवर नहीं किया जा सकता। बट अगर ऑडियंस में आपसे बताऊं कि यार ये तो 5 मिनट का काम है, इसका इससे आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? सबसे पहली बात तो यार ये आसान होगा, 5 मिनट बोल रहा है मतलब आसान होगा। और दूसरी बात कि यहां पे हमारा कम से कम टाइम इन्वेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों यही दोनों इमोशंस को मैं अपने हर वीडियो में डालने की कोशिश करता हूं, एंड दैट इज व्हाई आई से इट इज 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। यही भाव जो है वो हर वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और ये आइडियोलॉजी सर जी को बहुत पसंद आई है नहीं, एग्जैक्टली मुझे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, बिकॉज समहाउ आपको 2-3 शब्द के अंदर, क्योंकि आपका किसी का भी चैनल होता है उसका नाम कितना बड़ा रख सकते हो, आप कितना एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपने जो नाम रखा है 5 मिनट्स, तो इसमें ये मैसेज जा रहा है कि आप 5 मिनट में सिखा दोगे, मतलब ये इतना इजी कर दोगे आप, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आप इजी कर दोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं हमेशा, स्टूडेंट्स भी कई बार मेरे से पूछते हैं कि क्या हमें टीचिंग में आना चाहिए, क्योंकि मैं बताऊं टीचिंग बहुत अंडर एस्टिमेटेड प्रोफाइल है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स ने इसकी रेपुटेशन का ध्यान नहीं रखा। हमारे यहाँ कई लोग टीचर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी जॉब नहीं लगी। हमारे यहाँ कई लोग हाँ लास्ट ऑप्शन, कि अब कुछ नहीं तो चलो ये कर लेते हैं। इस वजह से जिसको टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो टीचिंग कर रहा है। जब वो अपने काम से प्यार ही नहीं करता तो वो कैसे जस्टिस कर पाएगा? और यही मेजॉरिटी है टीचर्स की। और इसी वजह से हम लोग परेशान हैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, लेकिन हाँ 90% लोग ऐसे हैं। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान को ये लगता है कि वो अच्छा पढ़ा सकता है, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, उसे आना ही चाहिए इस फील्ड में। किसी और फील्ड में मत जाओ भैया। और मैं आपको इसलिए भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आपके 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। लोग पसंद कर रहे हैं आपके काम को, और आप हिंदी में डिलीवर कर पा रहे हो। मैं ये भी यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज हमारे अभी तो उतना नहीं रह गया, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा था कि आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो इंग्लिश नहीं आती तो मतलब आपको कुछ नहीं आता, आप गंवार हो।
ये फीलिंग उन लोगों में ज्यादा है जिनको इंग्लिश नहीं आती। मतलब जिसको इंग्लिश आती है शायद वो ऐसा ना भी सोच रहा हो, लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती है ना, वो ये सोचता है कि मैं थोड़ा सा, वो अपने आप को कम समझता है और वो उस हीन भावना में बैठा हुआ है, तो हेजिटेंट उसकी पर्सनैलिटी पे वो दिखने लगता है। मैं ये कहता हूं कि यार, आपको क्यों गर्व नहीं है हिंदी पे? आप क्यों शर्मिंदा हो कि आपको हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती? और आप क्यों जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को दूसरी भाषा में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो यार? आपको हिंदी में ही समझ में आता है ना, तो हिंदी में समझो ना। अनफॉर्चुनेटली उनके पास कंटेंट नहीं था, बट थैंक्स कि आप जैसे यूट्यूबर हैं, तो हमारे हिंदी में कंटेंट आ रहा है और डेफिनेटली आपकी ऑडियंस इस चीज को अप्रिशिएट करती होगी। और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बोलता हूँ, जितने भी फेलो यूट्यूबर्स हैं जो इंग्लिश में भी कंटेंट बनाते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप कुछ थोड़ा सा ही सही लेकिन हिंदी में कंटेंट भी बनाइए, क्योंकि लोगों को हिंदी में कंटेंट चाहिए। जी 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 एग्जैक्टली मैं फुल्ली एग्री करता हूँ इस बात पे। और जो जैसे मैंने लास्ट, जैसे अभी जिक्र हुआ, लास्ट ऑप्शन के तौर पे टीचिंग को देखते हैं। सर जी मैं बताना चाहूंगा, मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा था। मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे बोला मैं सिखाने वाला हूँ, मेरे को यही आता है भाई, मेरे को कुछ ही नहीं आता, मुझे ये आता है, मैं इसी में करूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं टीचिंग करूंगा। नाउ द सेकंड पर्सपेक्टिव और द सेकंड स्लॉट जो मेरे लाइफ में है वो आया मार्केटिंग का। बट द फर्स्ट इज ऑलवेज एंड विल बी ऑलवेज द टीचिंग इटसेल्फ। और जैसे अभी आपने जिक्र किया कि लोग बड़ा सोचते हैं कि यार जिनको इंग्लिश उनकी कमजोर होती है वो सोचते हैं यार इंग्लिश नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी भी इंग्लिश को इतनी लाइक हाई फाई नहीं है। लाइक यू नो मेरे से एक इंग्लिश बंदा उस दिन बात कर रहा था, तो उसकी हिंदी थोड़ी कमजोर थी, तो वो बोला यू आर नॉट सो फ्लुएंट इन इंग्लिश। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, जितनी आपकी हिंदी अच्छी है उतनी मेरी इंग्लिश अच्छी है। सही बात। तो ही अंडरस्टूड। हाँ तो ही, क्योंकि भाई तुम अगर हिंदी में बात नहीं कर पा रहे हो तो तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर हाँ रहे हो मैं इंग्लिश में बात करूं, तुम्हारी लैंग्वेज में बात करूं? सही बात है। तो इट वाज लाइक दैट। तो एक गर्व पालो यार इस लैंग्वेज का, क्योंकि ये वो चीज है जो कि आपको यहां यहां जाती है सीधा। हाँ प्रोसेसिंग नहीं होता सर उसका, हाँ इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग नहीं होता, वो डायरेक्टली जाती है। ओके। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग प्रोग्रामर्स की भाषा में बोलते हैं, यहाँ कोई इंटरप्रेटर नहीं है। हाँ हाँ। कोई इंटरप्रेटर नहीं, वो सीधा आपको आउटपुट देगा, कोड आपने यहाँ पे रन के सीधा आउटपुट देगा, कोई इंटरप्रेटर यहाँ पे बीच में नहीं होगा। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं कहना इनफैक्ट चाहूंगा। श्रीधर, मैं एंड आपको एक चीज और बताऊं कि मेरी नजर में अगर कोई इंसान मेरे को ऐसा मिलता है जो जो ये इंप्रेशन छोड़ता है कि हिंदी तुमको नहीं इंग्लिश तुमको नहीं आती, तो तुमको कुछ नहीं आता, है ना, मतलब तुम्हारा एक जी स्टेटस जी नहीं है। वो जो फील वाले जो लोग होते होते हैं, हैं। कुछ होते हैं सोसाइटी में, मैं हाँ। उनकी वैल्यू नहीं करता। मतलब मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका जी जी माइंड ओपन ही नहीं है। उनको नॉलेज कंटेंट से एग्जैक्टली मतलब नहीं, उन्हें लैंग्वेज से मतलब है। तो भाई हाँ कंटेंट तो हाँ किसी के पास भी हो सकता है ना। और जो जी आपने जी 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 अभी बात करी, उसमें मुझे एक और बात निकल के आ रही है कि ये जो प्रोफेशन है ना, बड़ा नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि बिल्कुल। हम लोग उस दौर से गुजरे हैं। मुझे पता है कि अगर मेरी लाइफ में हम्म। वो टीचर सही समय पे नहीं आए होते ना, तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होता कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। वो एग्जैक्टली। व्यक्ति ने जो रोल अदा करा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो आपके आने वाले 50 साल तय कर रहा है। तो आज अगर हम बिल्कुल। एक ऑनेस्टी के साथ स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और किसी को इससे फायदा हो रहा है, हम्म यार इससे बड़ी चीज हो ही हम्म नहीं सकती। आप कितनी बढ़िया चीज कर रहे हो, बिल्कुल। इस चीज का मुझे सेंस हुआ। वेरी वेरी। मेरे पास कई बार एक एक बहुत अच्छा फोन कॉल आया, आपको भी मजा आएगा ये किस्सा सुन के। उस लड़के ने मेरे से बोला कि सर, मैंने बस थैंक यू करने के लिए फोन किया। जैसे आपने बोला ना कि थैंक यू जी बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो उसने थैंक यू बोला। जी मैंने जी जी कहा थैंक यू किस बात के लिए? तो मुझे ये तो लग रहा था कि हाँ कोई स्टूडेंट है और पढ़ाई से रिलेटेड है। उसने कहा कि मैं रेलवे स्टेशन पे एक वेंडर के पास काम करता हूँ, वो जो समोसे बेचने वाले और ये हम्म सब। और रेलवे स्टेशन पे इंटरनेट फ्री था, तो मैं अपने मोबाइल पे, क्योंकि उस समय हम्म। इंटरनेट कॉस्टली भी था, तो बोले मैं इंटरनेट यूज कर पाता था और आपकी वीडियोस देख पाता था। और वीडियोस देख के मेरा हाँ इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने चीजों को सीखा। और सीख सीख के जी। मेरा मैंने किसी कंपनी में, वो बैंगलोर में ही किसी कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया, उसका सिलेक्शन हो गया, उसकी जॉब लग गई। जॉब लगने हम्म के बाद उसने पहली हम्म, बार मुझे कॉल किया। आई वाज सो जी अमेज्ड कि यार इतना इम्पैक्ट हो सकता है अगर सोसाइटी एग्जैक्टली। में हम ये कर पा रहे हैं। मतलब शायद हमने सोचा नहीं हम्म। होगा, लेकिन अगर ये हो रहा है हमसे, हम माध्यम बन रहे हैं, जी जी जी। तो वी आर ब्लेस्ड। क्यों नहीं करना चाहिए इस जी प्रोफेशन बिल्कुल। को?
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसी कई बार मैं अगर एक लास्ट में यहाँ पे किस्सा शेयर करना चाहूंगा। मेरा जो इंजीनियरिंग में पॉइंटर आता था सर जी, वो 9 के आसपास घूमता था। मुझे कई सारे मैसेज, डीएम कॉल्स आते हैं, कहते हैं सर आपके वीडियो सिर्फ देखे और 9.4, 9.5, 9.6 सीजीपी आ गया। मैं बोला भाई मेरा इतना कभी नहीं आया, तेरा कैसे आ गया? तो मेरे से बेहतर परफॉर्म कर रहे हो आप। तो ये सुन के एक मन को शांति लगती है, और जिंदगी में चाहिए क्या यस और, यस, मन को शांति लगी, सक्सेस वही है। बहुत अच्छी फीलिंग है। तो और मेरे लिए, जी जी जी, बहुत बढ़िया। और इस पॉडकास्ट का खत्म करने से पहले मैं सर जी को यहाँ पे, सौरभ सर को, एक बहुत बड़ा तहे दिल से, जितना इस दुनिया में बड़ा एग्जिस्ट कर सकता उतना थैंक यू मैं आपको देना चाहूंगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला और आप यहाँ पे आए, थैंक्स फॉर दैट। थैंक्स टू यू कि आपने मुझे बुलाया और अपने ऑडियंस से मिलवाया, उनसे बात करवाई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप कुछ और बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाओगे। अभी 3 लाख सब्सक्राइबर है आपके। सब्सक्राइबर इज अ नंबर, हालांकि मैं इस नंबर गेम में नहीं फंसता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जी अभी बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, और जरूर हम लोग जी, आगे भी कभी इस तरीके से शेयर करेंगे स्क्रीन। ऑल द बेस्ट टू यू, एंड जरूर जरूर सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you, sir. Thank you for your support and love that we have, and thanks a lot for again for coming on this podcast. Thank you.